नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे कोलकाता की उस शॉल वाली मुलाकात की जिसने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में गर्मी पैदा कर दी। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के उस सियासी क्लाइमैक्स की भी जहां सुपरस्टार विजय की आंधी ने विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी। और बात होगी ओवैसी के यूपी मिशन की भी और आखिर में बात करेंगे बिहार के गांधी मैदान से आई उस तस्वीर की जिसने विरोधियों के दांतों तले उंगली दबाने पर विरोधियों को मजबूर कर दिया। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, राज्य को मिली 2 उप मुख्यमंत्री की सौगात। विजय का सरकार बनाने का रास्ता साफ, सीपीआई, सीपीएम और वीसीके का मिला सपोर्ट। चंदौली में सपा दफ्तर पर चला बुलडोजर, 300 से ज्यादा निर्माण ध्वस्त। हरियाणा निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी, 10 मई को पेड हॉलिडे का ऐलान। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, ओपी राजभर की पार्टी में शामिल हुए 30 नेता। टीसीएस केस में आरोपी निदा खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र के संभाजीनगर से हुई गिरफ्तारी। सहरसा में मिड डे मील खाने से 250 से ज्यादा बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती। तेल टैंकर हमले के बाद ईरान का पलटवार, यूएस वॉरशिप्स को नुकसान पहुंचाने का दावा। सोना चांदी के भाव में उठा पटक, 1,52,738 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ 24 कैरेट गोल्ड। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 516 अंक टूटा, निफ्टी 24,176 के स्तर पर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। जब कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास पर दीदी और अखिलेश मिले तो मानो दिल्ली की सत्ता के गलियारों में कपकपी छूट गई। बंगाल चुनाव के नतीजों ने भले ही ममता बनर्जी को पीछे धकेला हो, लेकिन हाथ में शॉल और दिल में लोकतंत्र बचाने का जज्बा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि दीदी आप हारी नहीं हैं, चुनाव लूटा गया है। ये मुलाकात महज एक शिष्टाचार नहीं बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन की नई पटकथा है। जी हाँ, कोलकाता की इस मुलाकात में अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बंगाल की हार को हार न मानने से इनकार करते हुए सीधे तौर पर चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि यूपी के उपचुनावों में जब धांधली हुई तो वे उनके सांसद और संसद में कफन लेकर गए थे ताकि स्पीकर के जरिए उसे चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। उनका संदेश साफ था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता मर चुकी है। अखिलेश यादव ने कुंदरकी उपचुनाव का उदाहरण देते हुए आंकड़ों की बौछार कर दी। उन्होंने दावा किया कि जिस समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 2012 में 47% था, वो 2022 में 86 तक पहुंचा और चुनाव कैसे हार सकती है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी ने यूपी को प्रयोगशाला बनाया, वहां जो बेईमानी सीखी उसी का इस्तेमाल कर बंगाल का चुनाव लूट लिया। उन्होंने कहा कि गोलियों के डर से वोट डलवाए गए और किसी भी एजेंट को अंदर नहीं आने दिया गया। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है।
लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ये कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे ये वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के इस हमदर्दी कार्ड पर बीजेपी खेमे में जोरदार प्रहार किया गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी और समिक भट्टाचार्य ने गढ़ती अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि शून्य में शून्य जोड़ो या फिर घटाओ, नतीजा हमेशा शून्य ही रहता है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि दो हारे हुए नेता मिलकर जीत का समीकरण नहीं बना सकते। सुनिए जरा। और लोकतंत्र की हत्या हुई है सर। 0 + 0 = 0, 0 result is 0. Two vanquished cannot make any victor. वहीं दिलीप घोष ने सीधा सवाल भी दागा, क्या बंगाल में कभी लोकतंत्र था भी? अखिलेश पहले भी आए थे, दीदी को हराया और चले गए, अब बचा क्या है? बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अब अदालतों के चक्कर लगा रही हैं क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मुलाकात पर आग में घी डालने का काम कर दिया है। जी हां, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो कभी ममता बनर्जी से मिलने जाएगा उसका वही हाल होगा जो बंगाल में टीएमसी का हुआ है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2027 में यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की भी वही दुर्गति होने वाली है। सरावगी के मुताबिक विपक्ष जनहित की बात नहीं करता, इसीलिए जनता उनका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार बैठी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी है। अखिलेश यादव ने मांग की कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उनका मानना है कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है और कोई भी कानून तोड़ सकती है। वहीं अखिलेश यादव और ममता की ये मुलाकात एक बात तो साफ कर गई है कि विपक्ष अब बैकफुट पर नहीं खेलेगा।
अखिलेश यादव ने बंगाल में जो हुआ उससे पूरे देश के लिए अलार्म क्लॉक बता दिया है। एक तरफ बीजेपी से हारने वालों का संगम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश इसे बेईमानी के खिलाफ जंग का नाम दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या 2027 में यूपी की जनता अखिलेश यादव के इस विक्टिम कार्ड और ईवीएम विरोधी नैरेटिव पर भरोसा करेगी, या फिर बीजेपी की भविष्यवाणी सच साबित होगी और अखिलेश का हाल भी बंगाल जैसा हो जाएगा। फिलहाल कोलकाता की शॉल ने यूपी की सियासी सर्दी में गर्मी जरूर पैदा कर दी है। जंग का बिगुल बज चुका है। अब देखना यह होगा कि 2027 में सिस्टम जीतता है या फिर जनादेश। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। जी हां, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में राजनीति का ऐसा क्लाइमैक्स चल रहा है जिसे देखकर बड़े-बड़े फिल्मी पटकथा लेखक भी शर्मा जाए। पिछले 50 सालों में जो नहीं हुआ वो आज तमिलनाडु की धरती पर घटित हो रहा है। एक तरफ सुपरस्टार से नेता बने विजय की आंधी है, तो दूसरी तरफ अपना अस्तित्व बचाने के लिए छटपटाते राज्य के दो सबसे बड़े दिग्गज हैं। डीएमके और एआईएडीएमके सत्ता की कुर्सी के करीब आकर भी विजय दूर खड़े हैं और उनके विरोधी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली कहावत चरितार्थ करने की तैयारी में लगे हैं। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम 108 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। सुपरस्टार विजय ने दिखा दिया कि उनका जादू सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि ईवीएम पर भी चलता है। वहीं कांग्रेस ने भी विजय का हाथ थाम लिया है, लेकिन कांग्रेस के पास है सिर्फ 5 सीटें, जिससे उनका आंकड़ा 113 तक पहुंच गया है। लेकिन सत्ता का सिंहासन 118 के जादुई आंकड़े पर टिका हुआ है। विजय 2 बार राजभवन के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन राज्यपाल आरवी आर्लेकर ने साफ कह दिया है, नंबर लाओ, सरकार बनाओ। ऐसे में विजय के पास बहुमत के लिए अभी भी 5 विधायकों की कमी है और यही वो दरार है जहां से विरोधियों ने सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा बम तो अब फूटा है। खबरें हैं कि एआईएडीएमके ने विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए अपने धुर विरोधी डीएमके की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। जयललिता के बाद लगातार हार का सामना कर रही एआईएडीएमके को डर है कि अगर विजय मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका राजनीतिक वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन एक ऐसे अजीब प्रयोग पर विचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की थी। वे राज्य में दोबारा चुनाव की नौबत टालने के लिए एआईएडीएमके को बाहर से समर्थन देने का मंथन कर रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे से स्टालिन और एबडाप्टी पालीस्वामी मिलकर विजय का रास्ता रोकने का चक्रव्यूह बना चुके हैं। वहीं इस सियासी खेल में राष्ट्रीय पार्टियां भी पीछे नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस समर्थित विजय की सरकार बने, क्योंकि इससे दक्षिण में कांग्रेस को नई ताकत मिल जाएगी। वहीं एआईएडीएमके अब बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने और एनडीए से बाहर निकलने पर विचार कर रही है, ताकि ये वैचारिक रूप से न्यूट्रल होकर डीएमके या फिर छोटे दलों के साथ तालमेल बिठा सके। विजय ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी उनकी वैचारिक विरोधी है, इसीलिए एआईएडीएमके का बीजेपी से नाता तोड़ना इस ड्रामे में एक नया मोड़ लेकर आएगा। आपको बता दें कि डीएमके और एआईएडीएमके के गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हुई है। थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक समझ का परिचय देते हुए बड़ा दांव खेल दिया है। टीवीके ने घोषणा कर दी है कि अगर ये दोनों कट्टर विरोधी दल मिलकर बेमेल सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके सभी 108 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में ये कदम सीधे तौर पर जनता की सहानुभूति बटोरने और प्रशंसकों को सड़कों पर उतारने की रणनीति है। विजय का संदेश साफ है, जनादेश मेरा है। अगर इसे छीनने की कोशिश हुई तो राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना मुश्किल होगा। वहीं इस पूरी जंग में सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके जैसे छोटे दल अब सुपर पावर बन गए हैं। इनके दोनों विधायक किसी की भी किस्मत बदल या बिगाड़ सकते हैं। विजय ने इनसे संपर्क साधा है, लेकिन फिलहाल ये वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं वीकेसी के नेता
इस बयान में आग डालने का काम कर रहे हैं। जी हां, वीसीके के नेता का बयान एक ऐसा है जो आपको भी हैरान कर देगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थिर सरकार के लिए अगर एआईएडीएमके और डीएमके साथ आए तो क्या ही बुरा है। जाहिर है चेन्नई की सड़कों पर विजय और राहुल के पोस्टर्स लग चुके हैं, लोक भवन के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग चुका है और राज्यपाल की चुप्पी सस्पेंस को गहरा कर रही है। क्या एमके स्टालिन अपनी राजनीति का सबसे कठिन फैसला लेते हुए एआईएडीएमके का समर्थन करेंगे या फिर विजय अपनी लोकप्रियता के दम पर 5 और विधायकों का जुगाड़ कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? आने वाला दिन तमिलनाडु की किस्मत तय करने वाला है। अगर स्टालिन ने दुश्मन का साथ दे दिया तो विजय की सबसे बड़ी पार्टी मूक दर्शक बनकर रह जाएगी और अगर ये बेमेल शादी हुई तो जनता की अदालत में विजय को जो सहानुभूति मिलेगी वो आने वाले समय में डीएमके और एआईडीएमके दोनों का सूपड़ा साफ कर सकता है। पर्दा गिरना अभी बाकी है लेकिन क्लाइमैक्स जारी है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनावी धमाका करने के बाद अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिक गई हैं। बंगाल में हुमायूं कबीर ने जो सियासी खेल खेला, क्या वही पटकथा अब असदुद्दीन ओवैसी यूपी में लिखने जा रहे हैं? ये सवाल गहरा है क्योंकि 2026 के बंगाल नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जो समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं, जिस पर हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के घर में सेंध लगाई है, क्या ओवैसी भी अखिलेश यादव के अनुयायी समीकरण में वैसे ही दरार डालेंगे? आइए जानते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी हुमायूं कबीर के इर्द गिर्द घूम रही है। तृणमूल कांग्रेस से बाहर होने के बाद अपनी नई नवेली पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बनाकर उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद ममता दीदी को भी नहीं थी। करीब 2 सीटों नवोदा और साथ ही साथ रेजी नगर से चुनाव लड़े, यानी 2 सीटें बहुत जरूरी थीं, जो थी नोविदा और रेजी नगर। दोनों ही जगह फतेह हासिल कर ली, लेकिन उनके इस उदय ने टीएमसी का गणित बिगाड़ दिया। जी हां, इसका सबसे बड़ा असर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में दिखा। ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी हार जीत का फैसला करती आई है। 2021 तक यहाँ टीएमसी का एक छत्र राज था, लेकिन 2026 में पासा पलट गया। बीजेपी ने यहाँ अपनी सीटें 8 से बढ़ाकर 18 कर ली। बीजेपी का तो दावा है कि मुस्लिम बाहुल्य 142 सीटों में से 72 उनके खाते में आ गई। हुमायूं कबीर ने जहां बाबरी मस्जिद बनवाने का दाव चला, वहां वोटों के बंटवारे ने बीजेपी की राह को आसान कर दिया। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बात करें तो बंगाल में प्रदर्शन भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन बिहार में लगातार 2 बार 5-5 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी ताकत का लोहा तो मनवा ही लिया है। अब ओवैसी की नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों पर है। कांग्रेस और विपक्ष उन पर वोट कटवा होने और बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगा रही है, लेकिन ओवैसी अब नागरिकता और एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाकर अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। ओवैसी का तर्क है कि एसआईआर के चलते ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे दिग्गज अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में कमजोर हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सीधा हमला बोलते हुए पूछा कि ओवैसी को यूपी में 90 सीटों का चुनाव लड़ने का पैसा कौन दे रहा है? ऐसे में इस सवाल यूपी की सियासत में आने वाले तूफान की आहट भी हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 19% मुस्लिम आबादी है, जो 85 से ज्यादा सीटों पर सीधा असर डालती है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 34 जीते भी थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब मुस्लिम वोट बटा है, बीजेपी को भारी बढ़त मिली है। 2017 में सपा कांग्रेस गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने 85 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 74 के आसपास जो सीटें थी उस पर अपनी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन 64 पर जीत भी हासिल की थी, क्योंकि वोट कई धड़ों में बढ़ गया। अब ओवैसी फिर से 90 से 95 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। यूपी में उनका पिछला रिकॉर्ड भले ही खराब रहा हो, लेकिन इस बार वो बदलते हुए तेवर बंगाल और बिहार के अनुभवों के साथ आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वो सिर्फ वोट कटवा बनेंगे या मायावती की राह पर किंग मेकर बनने की कोशिश में अनजाने में बीजेपी की मदद कर बैठेंगे।
ये तो वक्त ही बताएगा। जाहिर है पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने साबित कर दिया है कि एक मजबूत क्षेत्रीय मुस्लिम चेहरा स्थापित समीकरणों को ध्वस्त कर सकता है। अब यूपी में ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत बड़ा मैदान जरूर है। अगर ओवैसी मुस्लिम वोटों में से 10-15% की भी सेंधमारी कर लेते हैं तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी का मुसलमान ओवैसी की भावुक राजनीति पर भरोसा करेगा या अखिलेश यादव के साथ खड़ा रहेगा। बंगाल का खेला तो खत्म हो गया, लेकिन यूपी में दंगल अभी शुरू होना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है, ओवैसी की 90 सीटों पर दावेदारी ने अभी से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में साइकिल की रफ्तार तेज होगी या फिर पतंग यूपी के आसमान में ऊंची उड़ान भरेगी। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। राजनीति के गलियारों में अक्सर कहा जाता है, यहाँ ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है ना ही कोई स्थायी दोस्त। लेकिन बिहार के गांधी मैदान ने बीते दिन एक ऐसी कहानी लिख दी जिसने विरोधियों के दांतों तले उंगलियां दबाने पर उनको मजबूर कर दिया। जी हां, सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का मौका था, लेकिन महफिल लूट ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस केमिस्ट्री ने जिसकी चर्चा अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रही है। जी हां, नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, लेकिन कल जो हुआ वो काफी दिलचस्प है। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह खत्म ही हुआ था कि मंच पर एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने दर्शकों की पुरानी दोस्ती को और ताजा कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की नजर जैसे ही नीतीश कुमार पर पड़ी, उन्होंने प्रोटोकॉल और औपचारिकताओं को किनारे खड़ा कर अपने पन से हाथ के इशारे से नीतीश को पास बुलाया। वहीं जैसे ही सुशासन बाबू करीब आए, पीएम मोदी ने उनका हाथ थाम लिया। जवाब में नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें हल्के से थपथपाया। ये सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं था, बल्कि उन तमाम अटकलों पर पूर्व विराम था जो एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि मंच पर सबसे दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला नजारा तब दिखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने भीड़ में से एक चेहरे को तलाशना शुरू किया। वो चेहरा था नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार था। जैसे ही निशांत सामने आए, उन्होंने पूरे संस्कार के साथ झुककर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। पीएम मोदी ने भी किसी परिवार के मुखिया की तरह बड़े प्यार से निशांत को आशीर्वाद दिया। राजनीति के शोर शराबे के बीच ये पारिवारिक स्पर्श गांधी मैदान में मौजूद हजारों लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। इसने संदेश दिया कि मोदी नीतीश के रिश्ते अब केवल राजनीतिक फाइलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी गहरे हो चुके हैं। जाहिर है कि कुछ सालों में भले ही रिश्तों में खटास आई और दूरियां बढ़ी थी, लेकिन गांधी मैदान की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि एनडीए का किला अब पहले से कई और ज्यादा भेद्य हो गया है। मोदी और नीतीश की इस जोड़ी को हमेशा से बिहार में विकास और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ये गर्मजोशी बताती है कि पुरानी यादें अब नए संकल्प के साथ लौट आई हैं। सम्राट चौधरी सरकार के नए मंत्रियों के साथ इन दोनों दिग्गजों के बदले हुए व्यवहार ने विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। वहीं सियासत के इस नए अध्याय ने साफ कर दिया है कि तख्तियां बीत चुकी हैं और अब वक्त है मिलकर विकास की नई पटकथा लिखने का। तो आज हमने देखा कि कैसे भारतीय राजनीति में रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। कहीं पुरानी दुश्मनियां खत्म हो रही हैं तो कहीं नए गठबंधन जन्म ले रहे हैं। कोलकाता में अखिलेश और ममता की जुगलबंदी हो, तमिलनाडु में विजय का सियासी पावर प्ले हो, या फिर बिहार में मोदी नीतीश का वो पुराना अपनापन। एक बात तो तय है कि 2027 की लड़ाई के लिए बिसात अभी बिछनी शुरू हो गई है। लेकिन इन तस्वीरों और बयानों से इतना तो साफ है कि आने वाला दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।